Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Fund of Fund for Startup India Investment. तो हम जानेंगे फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टमेंट के बारे में. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैड कमिटेड ओवर 7,000 crore फॉर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड विल यूज द मनी टू इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप. जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने कमिट किया है कि 7,000 करोड़ जो है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर होगा. ये जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होगा इसका उपयोग किया जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए स्टार्टअप में. दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली टू सेबी रजिस्टर एआईएफ. और ये जो फैसिलिटी होगा ये अवेलेबल होगा सिर्फ सेबी रजिस्टर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए. ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या हम इसको भी समझते हैं. Alternate investment fund are those funds created or established in India as a privately pooled investment vehicle in order to collect fund from specific investor as per as previously defined investment policy. जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है ये वैसा फंड होता है जिसको क्रिएट किया जाता है, वो एस्टेब्लिश किया जाता है भारत में एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल के तौर पे ताकि कलेक्ट किया जा सके फंड को स्पेसिफिक इन्वेस्टर से जो कि प्रीवियसली डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर होता है. Fund of Fund for Startup come under the Startup India Scheme 2016 to mobilize domestic capital for the Indian startup ecosystem. It will help startup available fund at the early and seed stage and reduce their dependence on the foreign capital. जो फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप है ये आता है स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016 के अंतर्गत ताकि मोबिलाइज किया जा सके डोमेस्टिक कैपिटल को इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए. ये मदद कर रहा है स्टार्टअप को अवेल करने में फंड को अर्ली और सीड स्टेज के दौरान ताकि रिड्यूस किया जा सके जो उनका डिपेंडेंस है फॉरेन कैपिटल के ऊपर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिम्फोन. पीआईबी के रूजर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम जानेंगे इसके बारे में. द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सिम्फोन इज being organized by the Ministry of Development of North Eastern Region on the occasion of World Tourism Day with the aim to create a roadmap to showcase the unexplored beauty of North East India and boost the tourism sector in North Eastern Region. जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस था सिम्फोन यानी जो लिखा है उसमें आपका वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है. इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा वर्ल्ड टूरिज्म डे के ओकेशन पे. इसका मकसद था तैयार करना एक रोडमैप को ताकि शोकास किया जा सके अनएक्सप्लोर ब्यूटी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए और बूस्ट किया जा सके टूरिज्म सेक्टर को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए. इंडिया नॉर्थ ईस्ट सिस्टम अ ट्रेवलर अनएक्सप्लोर पैराडाइज विथ अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ सीनिंग ब्यूटी यूनिक कल्चर एंड एबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज. इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको टर्म किया गया है ट्रेवलर अनएक्सप्लोर पैराडाइज के तौर पे जिसमें बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है सीनिक ब्यूटी का, यूनिक कल्चर का और एबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको कि एक्सप्लोर करना बाकी है. इससे रिलेटेड जो न्यूज था एज पर गवर्नमेंट फिगर इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 2.74 million foreign tourists visited India in 2020 and in 2021 the number was 1.52 million. जो गवर्नमेंट का फिगर है इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 के अनुसार 2.74 मिलियन फॉरेनर टूरिस्ट जो थे वो विजिट किए थे भारत को 2020 में, जबकि 2021 में ये जो नंबर था वो 1.52 मिलियन था. ये नंबर डिक्रीज के पीछे का रीजन आपको पता है, ये जो रिस्ट्रिक्शन था बहुत सारा. In 2021, the top 15 countries from which foreign tourists arrived in India include US, UK, Bangladesh, Canada, Nepal, Afghanistan and Australia. और 2021 में जो टॉप 15 कंट्रीज है जहां से फॉरेन टूरिस्ट आए थे भारत में वो इंक्लूड करते हैं यूएस को, यूके को, बांग्लादेश को, कनाडा, नेपाल, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को. द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल ड्यूरिंग 2019 वाज 10.93 मिलियन. और जो नंबर था फॉरेन टूरिस्ट अराइवल का 2019 के समय पे कोविड के पहले का तो वो 10.93 मिलियन था. तो आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माधव नेशनल पार्क एमएनपी. तो हम जानेंगे माधव नेशनल पार्क के बारे में. 60 years after they were last in, tiger are being reintroduced to मध्य प्रदेश माधव नेशनल पार्क. 60 years हो गया जो लास्ट देखा गया था टाइगर वहां पे. टाइगर को रीइंट्रोड्यूस किया गया है मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क में. ये पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. माधव नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में. माधव नेशनल पार्क के बारे में हम जान लें. इसके लोकेशन जो है वो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के. इट वॉज दी हंटिंग ग्राउंड ऑफ मुगल एम्पायर एंड महाराजा ऑफ ग्वालियर. ये हंटिंग ग्राउंड था मुगल एम्पायर और महाराजा ऑफ ग्वालियर का. इकोसिस्टम की अगर हम बात करें इट हैज ए डाइवर्स इकोसिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लेक, साकिया लेक एंड माधव सागर, ड्राई डेसिडियस एंड ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट. ये जो है डाइवर्स इकोसिस्टम यहाँ पे पाया जाता है जिसमें लेक से आपका जैसे कि साकिया लेक हो गया, माधव सागर हो गया, ड्राई डेसिडियस और ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ पे देखे जा सकते हैं. टाइगर कॉरिडोर की अगर हम बात करें इट इज पार्ट ऑफ द रणथंभौर, कूनो, माधव, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान टाइगर कॉरिडोर ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट लैंडस्केप. ये जो है ये आपका पार्ट है रणथंभौर, कूनो, माधव, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान टाइगर कॉरिडोर ऑफ सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट लैंडस्केप का.
होम टू पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप लाइक सहरिया, और ये होम है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जैसे कि सहरिया के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीलार कुंजुनी फ्लावर। तो हम जानेंगे नीलार कुंजुनी फ्लावर के बारे में। द फ्लावर हैज ब्लूम्ड इन चंद्राद्रोना माउंटेन इन चिकामगलुरी कर्नाटका फॉर 12 ईयर। ये जो फ्लावर है ये ब्लूम करता है 12 साल में एक बार। ये जो है आपका चंद्राद्रोना माउंटेन जो आपका चिकामगलुरी कर्नाटका पे वहां पे देखा गया है। इस फ्लावर के बारे में हम जान लें। इट इज इंडेमिक टू वेस्टर्न घाट एरिया अराउंड तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1300 to 2400 मीटर वंस एवरी 12 ईयर। ये जो है आपका इंडेमिक है वेस्टर्न घाट एरिया में, जहां पे आपका तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के पास ये जो है एल्टीट्यूड आपका 1300 2400 मीटर के एल्टीट्यूड में पाया जाता है हर एक 12 ईयर्स में एक बार। Batucama flower festival is celebrated in Telangana and Andhra Pradesh as per Satwahan calendar during the Navratri festival। और जो भट्टुकामा फ्लावर फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सतवाहन कैलेंडर जो है नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान। ये आप देख सकते हैं नीलाकुंजी ब्लूम जो किया कैसा दिखता है ये फ्लावर, और ये आप उसका रीजन को देख सकते हैं जहां पे ये ब्लूम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विश्वराज मिसाइल बाय डीआरडीओ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये जो विश्वराज है वो क्या है और किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये आपका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है विश्वराज, जिसको कि टेस्ट किया गया डीआरडीओ के द्वारा, क्योंकि डिफेंस का जो भी है वो काम डीआरडीओ देखता है। विश्वराज इज ए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डिजाइन एंड डेवलप इंडाइजेनियसली बाय डीआरडीओ रिसर्च सेंटर इमारत आरसीआई हैदराबाद इन कोलैबोरेशन विद अदर डीआरडीओ लेबोरेटरी एंड इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर। जो विश्वराज है ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको डिजाइन और डेवलप किया गया है इंडाइजेनियसली डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा हैदराबाद के कोलैबोरेशन में दूसरे डीआरडीओ के लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर। विश्वराज मिसाइल इनकॉर्पोरेट मैनी नोबल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ए मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक विच हैज बीन सक्सेसफुली प्रूवन ड्यूरिंग द टेस्ट। और जो विश्वराज मिसाइल है ये इनकॉर्पोरेट करता है बहुत सारे नोबल टेक्नोलॉजी को, जिसमें कि आपका मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम हो गया, इंटीग्रेटेड एवियोनिक हो गया, जिसने सक्सेसफुली प्रूव किया इसको इसके टेस्ट के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट हेल। तो हम जानेंगे जो इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में इसके बारे में, फिर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होता है हम इसको भी समझेंगे। Recently, President Draupadi Murmu inaugurated Hindustan Aeronautic Limited Integrated Cryogenic Engine Manufacturing Facility in Bengaluru। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एचएएल के इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बेंगलुरु पे। तो कहां पे इनॉग्रेट किया गया इसको, ये फैसिलिटी कहां पे होगा, बेंगलुरु पे है। The ICMF is dedicated to rocket manufacturing and its assembly for ISRO. This facility will boost self-reliance in the manufacturing of high-thrust rocket engine। जो आपका इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये डेडिकेटेड है रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए और उसके असेंबली के लिए इसरो के लिए। ये जो फैसिलिटी है ये बूस्ट करेगा सेल्फ रिलायंस को मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाई थ्रस्ट रॉकेट इंजन का। On January 5, 2014, India successfully flew GSLV D5 with a cryogenic engine made by ISRO through private industry and became the 6th country in developing cryogenic engine। और जनवरी 5, 2014 में इंडिया ने सक्सेसफुली फ्लू किया था GSLV D5 को क्रायोजेनिक इंजन के साथ, जिसको तैयार किया गया था इसरो के द्वारा प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर, और इंडिया जो है वो 6th कंट्री बन गया था जिसने डेवलप किया है क्रायोजेनिक इंजन को। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में हम जान लें। Cryogenic is the study of production and behavior of material at extremely low temperature below -150 degrees Celsius to lift and place heavier object in space। क्रायोजेनिक जो है वो स्टडी है प्रोडक्शन और बिहेवियर का मटेरियल का एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे बिलो -150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ताकि लिफ्ट किया जा सके और प्लेस किया जा सके हेवियर ऑब्जेक्ट को स्पेस में। A cryogenic engine provide more force with each kilogram of cryogenic propellant it used compared to other propellant such as solid and liquid propellant rocket engine and is more efficient। और जो क्रायोजेनिक इंजन होता है ये प्रोवाइड करता है ज्यादा फोर्स हर एक किलोग्राम क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट पे, अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे प्रोपेलेंट के साथ जैसे कि सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन पे, और ये ज्यादा इफिशियंट होता है। Cryogenic engine make use of liquid oxygen and liquid hydrogen as propellant, which liquefy at 183 degrees Celsius and -253 degrees Celsius respectively। जो क्रायोजेनिक इंजन होता है वो उपयोग करता है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का प्रोपेलेंट के तौर पे, जो कि लिक्विफाई करता है 183 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस पे। क्रायोजेनिक fuel that are required to be stored at extremely low temperature in order to maintain them in a liquid state are cryogenic fuel।
फ्यूल जिसको आवश्यकता पड़ती है स्टोर करने की एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ताकि मेंटेन किया जा सके उनको लिक्विड स्टेट में, उसी को हम क्रायोजेनिक फ्यूल कहते हैं। दिस फ्यूल आर यूज इन मशीनरी एंड दैट ऑपरेट इन स्पेस, example rocket ship and satellite, because ordinary fuel cannot be used because of the very low temperature often encountered in space, and due to the absence of an environment that support combustion on Earth, oxygen is abundant in the atmosphere, whereas human explorable space is vacuum where oxygen is virtually non-existent. Cryogenic fuel most often constitute liquefied gases such as liquid hydrogen. और ये जो फ्यूल है इसको उपयोग किया जाता है मशीनरी पे जो कि ऑपरेट करता है स्पेस में, जैसे कि रॉकेट शिप हो गया, सैटेलाइट हो गया, क्योंकि ऑर्डिनरी फ्यूल जो है उसका उपयोग नहीं किया जा सकता बहुत लो टेम्परेचर पे, क्योंकि जो कि हम इनकाउंटर करते हैं स्पेस में, क्योंकि एब्सेंस होता है वैसा एनवायरमेंट का जो सपोर्ट करे कंबशन को, जो कि अर्थ पे अवेलेबल है। और क्रायोजेनिक फ्यूल जो है वो ऑफन कंस्टिट्यूट करता है लिक्विफाइड गैस को, जैसे कि लिक्विड हाइड्रोजन हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया, क्या इंपॉर्टेंस है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का भारत के लिए? एडवांसमेंट ऑफ स्पेस प्रोग्राम, जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है उसको एडवांसमेंट मिला इस टेक्नोलॉजी के कारण। लाइट वेट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, जो वेट है वो कम हुआ और ये कॉस्ट इफेक्टिव बना। क्लीन टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज फ्यूल एंड रिलीज वाटर एज बाई प्रोडक्ट। जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो उपयोग करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूल के तौर पे और रिलीज करता है वाटर को बाई प्रोडक्ट के तौर पे, इस कारण ये क्लीन टेक्नोलॉजी है। एज ओवर अदर कंट्रीज इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और हमें एक आगे बढ़ावा मिला मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे, दूसरे कंट्रीज के आगे हम बढ़ सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवगैस 100 LL, पीआईबी के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम जानेंगे एवगैस 100 LL के बारे में। रिसेंटली द सेंटर लॉन्च इंडिजिनसली डेवलप एवगैस 100 LL, a specific aviation fuel meant for piston engine aircraft and unmanned air vehicle। अभी हाल ही में सेंटर ने लॉन्च किया है इंटरनेशनली डेवलप एवगैस 100 LL, जो कि एक स्पेशल एविएशन फ्यूल है पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए। इस फ्यूल को डेवलप किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। एवगैस 100 LL, एवगैस और एविएशन गैसोलीन इज एन एविएशन फ्यूल दैट पावर स्पार्क इग्नाइटेड कंबशन इंजन इन एयरक्राफ्ट। It is different from conventional gasoline petrol used in motor vehicle as it contains tetrahydral lead, which is highly toxic substance used to prevent engine knocking। जो एवगैस या एविएशन गैसोलीन है ये एविएशन फ्यूल है जो कि पावर करता है स्पार्क इग्निशन कंबशन इंजन को एयरक्राफ्ट में। ये अलग है कन्वेंशनल गैसोलीन पेट्रोल से जिसका उपयोग किया जाता है मोटर व्हीकल पे, क्योंकि ये कंटेन करता है टेट्रा इथाइल लीड को, जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। इसका उपयोग किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए इंजन नॉकिंग को, प्रीमेच्योर डिटोनेशन से बचाने के लिए। It is a highly octane aviation fuel meeting the product specification with superior performance quality standard as compared to imported grade। और ये हायर ऑक्टेन एविएशन फ्यूल है जो कि पूरा करता है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को, सुपीरियर परफॉर्मेंस क्वालिटी स्टैंडर्ड को, अगर हम कंपेयर करें इंपोर्टेड ग्रेड से। तो the international availability of aviation gas 100 LL will help reduce dependence on import and address the associated logistic challenge। Country will be able to save precious foreign exchange with the in-house availability of this project, new step toward आत्मनिर्भर भारत। और जो इंडिजिनसली अवेलेबिलिटी हुआ है एविएशन गैस 100 LL का, ये मदद करेगा रिड्यूस करने में हमारे डिपेंडेंस को इंपोर्ट के ऊपर और एड्रेस करेगा जो एसोसिएटेड लॉजिस्टिकल चैलेंज है उसको। कंट्री जो है वो बचा पाएगी प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज को इन हाउस अवेलेबिलिटी के कारण इस प्रोडक्ट का, और ये एक नया स्टेप है आत्मनिर्भर भारत की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम जानेंगे रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। The Uttar Pradesh cabinet approved the notification of the state full tiger reserve in the Ranipur wildlife sanctuary in Chitrakoot district, the state government stated in a statement। जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेट क्या के स्टेटमेंट में कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नोटिफिकेशन को स्टेट के फोर्थ टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कहाँ पे होगा, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के। Ranipur Wildlife Sanctuary has no tiger of its own, but pugmark of the animal are frequently seen there as tiger from nearby Panna frequent it। The two protected area are just 150 km from each other। तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे कोई भी टाइगर खुद का नहीं है, लेकिन ये जो पगमार्क एनिमल का है उस कारण वहाँ पे फ्रिक्वेंटली देखा जा सकता है टाइगर को नियर बाई पन्ना के कारण। ये जो है 50 टाइगर रिजर्व है इंडिया में, जो कि स्प्रेड करते हैं 22,749 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे, जो कि 2.21% है इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का, जिसमें 2,967 टाइगर जो इंडिया पे है एनटीसीए के एस्टिमेशन के अनुसार 2018 के। उत्तर प्रदेश में 173 टाइगर है, 107 आपका दुधवा नेशनल पार्क में और 65 जो वो आपके पिलभिट में है। जो आप देख सकते हैं जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कही गई तो वो कहाँ लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश के। मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.